नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश राणा और सवाल यह है कि जिस समय देश की राजनीति के केंद्र में हिंदुत्व है, ऐसे समय में ईसाई समुदाय से आने वाली मार्गरेट अल्वा को विपक्ष की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए तय किया जाता है और वो भी किन परिस्थितियों में, इस पर गौर करने की जरूरत है। आप कुछ बातों को गौर से देख लीजिए, कुछ बिंदुओं पर बात कर लेते हैं बात को शुरू करने से पहली बात, मार्गरेट अल्वा कांग्रेस की सीनियर नेता है। दूसरी बात, वो गांधी परिवार के खिलाफ कई मौकों पर बड़े ही गंभीर किस्म के आरोप लगा चुकी है। और तीसरी बात, उन्होंने सोनिया गांधी पर साजिश तक रचने का आरोप लगाया है। और चौथी बात, नाम तय करने के लिए हुई विपक्षी दलों की बैठक में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहे, लेकिन गांधी परिवार का कोई भी सदस्य इसमें शामिल नहीं हुआ। और पांचवी बात, कांग्रेस की सीनियर नेता होने के बाद भी उनके नाम की घोषणा शरद पवार ने की है। इसकी घोषणा कांग्रेस की ओर से सोनिया गांधी फिर राहुल गांधी ने क्यों नहीं की है? क्या गांधी परिवार की इच्छा के खिलाफ उनको उम्मीदवार बनाया गया है? और अगर ऐसा है तो फिर क्या पार्टी की हैसियत अब डिक्टेट करने की नहीं रह गई है? यानी कि अब कांग्रेस विपक्ष में भी कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है? यह भी एक सवाल है। और बात को इसी सवाल के इर्द गिर्द रखने से पहले एक बात की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। आज कांग्रेस की राजनीति पर गौर कीजिए। विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया। ममता बनर्जी ने इसकी घोषणा की और कांग्रेस ने भी अपना समर्थन दे दिया। गौर कीजिए, यशवंत सिन्हा कांग्रेस की विचारधारा के आदमी नहीं है। इसके बाद भी कांग्रेस ने उनको समर्थन किया। यह कांग्रेस की मजबूरी ही रही। सबसे बड़ा विपक्षी दल होने के बाद भी कांग्रेस अपने यहां एक ऐसा आदमी नहीं ढूंढ पाई, एक ऐसा नाम तय नहीं कर पाई जिसको राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया जा सके। या फिर यूं कह सकते हैं कि अन्य विपक्षी दलों को कांग्रेस की छतरी के नीचे लाने में कांग्रेस अब सामर्थ्यवान नहीं रही है। और दूसरी बात, मार्गरेट अल्वा के नाम पर ममता और अरविंद केजरीवाल खामोश है। ममता क्यों खामोश है, इसको लेकर तो तस्वीर साफ होती हुई दिख रही है। इस पर भी बात करेंगे। भाजपा और ममता में लगता है कोई गुप्त करार हो गया है, लेकिन अरविंद केजरीवाल क्यों खामोश है, इस पर बात करें तो दो कारण इसके माने जा सकते हैं। पहला कारण तो यह है कि अल्वा कांग्रेस की उम्मीदवार है, वो खांटी कांग्रेसी नेता है। कांग्रेस के उम्मीदवार का समर्थन करके केजरीवाल अपने को कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ नहीं दिखाना चाहेंगे। और दूसरी बात यह है कि भाजपा के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ जाट है। ध्यान रहे, केजरीवाल की दिल्ली पंजाब के बाद जो सबसे राजनीतिक संभावनाएं केजरीवाल की बनती है वो राजस्थान और हरियाणा में बनती है। और यहां पर जाट बहुल प्रभावी मतदाता समूह है। किसानों की राजनीति यहां पर काम करती है, इसीलिए केजरीवाल को उस लिहाज से अपनी राजनीतिक पोजीशन तय करनी पड़ेगी और वो उसी पर मंथन कर रहे होंगे। अब इससे एक बात साफ होती है कि विपक्षी पार्टियां भी कांग्रेसों को नकारने में लग गई है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आप गौर कीजिए, इस समय विपक्ष में चार बड़े शक्ति केंद्र है। एक शरद पवार, दो अरविंद केजरीवाल, तीन ममता बनर्जी और चार कांग्रेस यानी राहुल गांधी, सोनिया गांधी। वैसे तो विपक्ष के मैदान में और भी कई सारे किरदार है, लेकिन मैं प्रमुख किरदारों की बात कर रहा हूं और उन किरदारों की बात कर रहा हूं जो सबसे ज्यादा एक्टिव है। इसीलिए आप गौर कीजिए, इन तीनों किरदारों यानी शरद पवार, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी के टारगेट पर भाजपा नहीं कांग्रेस ज्यादा दिख रही है। आइए बताते हैं कैसे। शरद पवार ने विपक्ष की ओर से उपराष्ट्रपति पद के लिए साझा उम्मीदवार की घोषणा की और उन्होंने जो नाम घोषित किया वो सीनियर कांग्रेस नेता मार्गरेट अल्वा है। और दो बातों को समझ लीजिए। एक, शरद पवार का कहना है कि मार्गरेट अल्वा के समर्थन में 17 विपक्षी दल एकजुट है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल इस पर खामोश है। और दूसरी बात, मार्गरेट अल्वा कांग्रेस की सीनियर नेता है जैसा कि मैंने बताया, लेकिन सवाल यह है कि उनके नाम की घोषणा शरद पवार ने क्यों की है? यह घोषणा तो सोनिया गांधी या फिर राहुल गांधी को करनी चाहिए थी। आखिर उन लोगों ने क्यों नहीं की? इसका उत्तर जानने से पहले मार्गरेट अल्वा और सोनिया गांधी के रिश्तों के बारे में जान लीजिए। बात 2008 की है। उस वक्त मार्गरेट अल्वा सोनिया गांधी की बहुत ही करीब हुआ करती थी। वो कांग्रेस में महासचिव थी और उस समय उन्होंने एक ऐतिहासिक इंटरव्यू दिया। उनके इंटरव्यू से पूरी कांग्रेस हिल गई थी और उनको तुरंत
महासचिव के पद से हटा दिया गया था। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कांग्रेस हाईकमान पर टिकट को बेचने का आरोप लगाया था। उन्होंने साफ साफ कहा था कि कांग्रेस की ओर से सीटें मेरिट के आधार पर न देकर बोली लगाने वालों को दी जा रही है। उन्होंने यह भी कहा था कि सोनिया गांधी पार्टी में मनमाने ढंग से फैसले लेती है। मार्गरेट अल्वा ने अपनी जीवनी लिखी है और उनकी जो किताब है उसका नाम है करेज एंड कमिटमेंट, एन ऑटोबायोग्राफी। इस किताब में उन्होंने गांधी परिवार को लेकर कई सारे चौंकाने वाले दावे किए हैं और वो इसके अलावा भी कई मौकों पर ऐसे बयान देती रही है जिनके कारण गांधी परिवार को कई बार मुश्किल दौर से गुजरना पड़ गया है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर यह भी समझना चाहिए कि आखिर उनके नाम की घोषणा गांधी परिवार के किसी मेंबर ने क्यों नहीं की होगी और क्यों उनके नाम की घोषणा शरद पवार ने की। अब एक बात को और गौर कर लीजिए। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट छापी है जिसमें दो बातों को हाईलाइट किया गया है। एक, अखबार ने सवाल उठाया है कि उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर ममता बनर्जी और भाजपा में क्या कोई गुप्त करार हो गया है, और दूसरी बात, अखबार ने टीएमसी नेताओं के हवाले से लिखा है कि ममता बनर्जी ने उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर अभी कोई फैसला नहीं लिया है। 21 जुलाई को होने वाली सांसदों की सर्वदलीय बैठक के बाद फैसला लिया जाएगा। इसी के साथ आप एक बात पर और गौर कीजिए, इसको भी समझिए। इस समय विपक्ष के तौर पर कांग्रेस की भूमिका जीरो है। कांग्रेस के पास राष्ट्रपति पद के लिए कोई उम्मीदवार नहीं होता है और वो विपरीत विचारधारा के साथ रहे लंबे समय तक और भाजपा में लंबे समय तक रहने वाले यशवंत सिन्हा को समर्थन करती है। होना तो यह चाहिए था कि कांग्रेस से किसी चेहरे को सामने लाकर संपूर्ण विपक्ष को कांग्रेस के साथ आने के लिए विवश किया जाता, लेकिन पहले राष्ट्रपति और इसके बाद उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के विपक्ष के चेहरे के चयन पर साफ साफ दिखता है कि कांग्रेस किसी अन्य को तो क्या विवश करेगी, वो खुद ही विवश होती हुई दिख रही है, जिस कारण देश की राजनीति में एक बड़ा स्पेस खाली होता हुआ दिख रहा है कांग्रेस की निष्क्रियता के कारण, जिसको भरने के लिए शरद पवार, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी अपने तरीके से काम कर रहे हैं। इसको बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है। और अंत में मैं एक बात को और कहना चाहूँगा, इसको भी समझिए। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, आज देश की राजनीति के केंद्र में हिंदुत्व है और भाजपा हिंदुत्व की राजनीति के जरिए हिंदू धर्म में जो जातियों की दरारें बनी हुई थी, जो पहले जातियों के आधार पर वोट बंट जाते थे, उनको धर्म के आधार पर एकजुट कर चुकी है। वो पिछड़े और दलितों के राजनीतिक उत्थान पर काम करती हुई दिख रही है और इस माहौल में विपक्ष की ओर से ईसाई समुदाय की अल्वा को उपराष्ट्रपति पद के लिए मैदान में उतारा गया है। ऐसे माहौल में सवाल यह है कि क्या वो अपने राज्य कर्नाटक में भी कोई राजनीतिक अहमियत दिखा पाएगी और क्या विपक्ष की ओर से उनके चुनाव के जनता में कोई राजनीतिक मायने बन पाएंगे, जनता में कोई संदेश जा पाएगा। यह एक सवाल है जिसके उत्तर पर समझना चाहिए, जिस पर चर्चा होनी चाहिए और जिस पर आप भी अपनी राय जरूर दें। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।